दोस्तों, मैं विशाल कुमार पारी आज लेके आया हूँ अपनी चैनल क्रैक एलएसी एग्जाम विद विशाल कुमार पारी पर। हम आज डिस्कस करेंगे शल्य चिकित्सा के सिद्धांत के बारे में। शल्य चिकित्सा के सिद्धांत की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। इन्हें इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शल्य चिकित्सा के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी। तो इसमें हम बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में कि क्या रहता है, इसमें क्या करना होता है, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत क्या कहते हैं, सर्जरी करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे क्या मैनेजमेंट करना चाहिए। आज हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस टॉपिक में अपने पे। तो हम पहला लिखते हैं, इसमें पहला पॉइंट रहेगा इसमें एसेप्टिक एसेप्टिक सर्जरी के बारे में बात करते हैं हम। इस एसेप्टिक सर्जरी का मतलब है, इसी शब्द से हम उठाते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इसमें दो शब्द बनते हैं, एक तो एक और एक सेप्टिक। हम दोनों का मतलब बताते हैं। एक का मतलब तो होगा एब्सेंट और सेप्टिक अपना सेप्टिक ही रहेगा। सेप्टिक एब्सेंट का मतलब हुआ मौजूद ना होना। मौजूद ना हो। और सेप्टिक का मतलब होता है निसंक्रमण। तो दोस्तों हम बात करते हैं एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक सर्जरी के बारे में हम आज बात करेंगे। एसेप्टिक हमें ये क्या होती है कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम सर्जरी करते टाइम मतलब एकदम साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। इसमें इसके नियम क्या कहते हैं, इसके नियम ये कहते हैं कि इसमें भी पहला नियम ये कहता है कि सर्जरी या तो किसी छत के नीचे करो या ऑपरेशन थिएटर में करो, अन्यथा पशु को सर्जरी आप बाहर भी कर रहे हो तो घास पे लेटा कर करो। और जो आसपास की जो जगह है, आसपास का जो एरिया है, उसमें आप पानी का छिड़काव करो और घास को भी गीली करो, जिससे कि या घास भी ना उड़े और मट्टी उड़कर घाव पे ना लगे। दूसरा इसका दूसरा जो सिद्धांत है एसेप्टिक सर्जरी का, इसका दूसरा सिद्धांत कहता है कि ऑपरेशन जो साइट है उसको साबुन या एंटीसेप्टिक से अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धोएं, जिससे या स्प्रिट से धोएं। अब इसी के हम तीसरे सिद्धांत पे आते हैं एसेप्टिक सर्जरी के। तो औजारों को जो ऑपरेशन के दौरान काम में लेने वाले औजार है उनको अच्छी तरह से निसंक्रमित करें। ऑटोक्लेव का इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव एक यंत्र होता है जिससे सर्जरी में काम में आने वाले औजारों को निसंक्रमित किया जाता है। दोस्तों ये हमारा पहला सिद्धांत था शल्य चिकित्सा का, एसेप्टिक सर्जरी। एसेप्टिक सर्जरी का मतलब होता है कि वह सर्जरी जिसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, वह कीटाणु रोधिक अवस्था हो, मतलब एब्सेंट हो। सेप्टिक यानी निसंक्रमण, वहां किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बात करते हैं दूसरे सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों हमारा दूसरा सिद्धांत रहेगा एनाटॉमिक सिद्धांत। बात करेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमिक सिद्धांत हाँ, तो दोस्तों हम दूसरा बात करते हैं एनाटॉमिक सिद्धांत के बारे में। एनाटॉमिक ये कहता है, एनाटॉमिक सिद्धांत ये कहता है कि आप जिस भी अंग की सर्जरी कर रहे हो, जिस भी अंग की, उस अंग की पूरी रचना का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर ब्लड वेसल्स, बोन्स या फिर नर्व मौजूद है।
जब भी आप उस अंग की सर्जरी करें जब आपको उस अंग की पूरी जानकारी हो, अन्यथा सर्जरी न करें। इस एनाटॉमी का पहला सिद्धांत कहता है कि आप जब भी किसी अंग की सर्जरी करें, जब आपको उसकी ब्लड वेसल्स, बोन, नर्व या और भी किसी चीज का पूर्णतः ज्ञान हो, जब भी आप उसकी सर्जरी करें। इसका दूसरा कहता है, एनाटॉमी का दूसरा सिद्धांत कहता है कि आप ब्लड वेसल्स, नर्व, आर्टरी, टिश्यू, लिगामेंट को ज्यादा ना काटे। आप उतना ही काटे जितना आपको इस्तेमाल करना है, जितना आपको चीरा लगाना है उतना ही काटे। इनको अनावश्यक रूप से ना काटे, क्योंकि अगर हम इनको ज्यादा काटेंगे तो एक तो घाव नहीं भरेगा, अनियमित स्थिति में आ जाएगा घाव, और इसको अगर ज्यादा काट देंगे तो पैरालाइसिस या ग्रेगिन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट को या पशु को। अब इसका तीसरा सिद्धांत क्या कहता है, अगर आपको नर्व, आर्टरी को इनको काटना है तो इनको क्या बोलते हैं, चौड़े भाग से ना काट कर सकड़े भाग से काटे। चौड़े मतलब बेली वाली साइड से ना काट कर आप इनको टेंडन्स वाली जो साइड है, टेंडियोस टेंडियोस पोर्टर पे काटे। मतलब कि जहां से, मतलब ये कोई भी आप मान लो ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स की दो साइडें रहती है हमेशा। एक साइड ये जो रहती है ज्यादा चौड़ी रहती है, इसको यहां से ना काट कर आप यहां से साइड में से कट करें, क्योंकि यहाँ आपको आसानी रहेगी, उसको रिपेयर करने में भी आसानी रहेगी, पशु को मतलब एक ज्यादा ब्लड भी नहीं निकलेगा पशु शरीर से बाहर। तो दोस्तों हमारा दूसरा सिद्धांत था एनाटॉमिक सिद्धांत। एनाटॉमिक सिद्धांत कहता है कि ब्लड वेसल्स का आपको ध्यान होना चाहिए, किसी भी अंग को काटते समय आपको उस अंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक किसी भी अंग के टिश्यू या नर्व या ब्लड वेसल्स को ना काटे, और जिनको काटे तो उनको मोटे हिस्से से ना काट कर साइड में से काटे, जिससे घाव जल्दी रिपेयर हो। अगर आप अनावश्यक ब्लड वेसल्स को या टिश्यू को काट रहे हो तो वहां पैरालाइसिस या ग्रेगिंग जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत कहता है उत्तकों को कोमलता से पकड़े। तो दोस्तों हम तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। तीसरा सिद्धांत कहता है कि उत्तकों को कोमलता से पकड़े। ऑपरेशन के दौरान आप किसी भी उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उस उपकरण से क्या होगा, उत्तकों को मतलब बड़े आराम से पकड़े, वे ज्यादा खिंचे नहीं, उनमें ज्यादा ब्लीडिंग ना हो। और दोस्तों फोर्सेप्स का यूज करें, उत्तकों को पकड़ने के लिए फोर्सेप्स का यूज करें। फोर्सेप्स का यूज करें। इसके अलावा अगर उत्तकों को आपको काटना पड़े तो आप धारदार उपकरण से काटे। ऐसा नहीं कि किसी मोटे उपकरण से आप उत्तकों को काट रहे हैं तो उत्तकों में क्षति ज्यादा पहुंचेगी अगर आप मोटे उपकरण से उत्तकों को काटोगे। और उसके अलावा क्या होगा कि उत्तक ज्यादा डैमेज होंगे तो रिपेयरिंग में भी टाइम लगेगा, मतलब रिकवरी में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा तीसरा सिद्धांत जो था उत्तकों को कोमलता से पकड़ने का, ये कहता है कि आप उत्तकों को बड़े प्यार से पकड़े, फोर्सेप्स का यूज करें, और अगर उत्तकों को काटने की नौबत आए तो धारदार उपकरण से काटे, इनको मोटे उपकरण से ना काटे। तीसरा सिद्धांत है हमारा रक्त स्राव का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ हिमोरेजिक। मैं ये लिख देता हूँ। दोस्तों तीसरा सिद्धांत हमारा रहेगा रक्त स्राव का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है कि आप ऑपरेशन जब भी करो तो ऐसा करो कि मतलब सॉरी दोस्तों चौथा सिद्धांत है, तीसरा गलती से। यह सिद्धांत कहता है कि रक्त स्राव कम से कम हो। आप ऐसी
उसमें कंडीशन पैदा करो कि रक्तस्राव कम से कम। इसके लिए आप बहुत से काम कर सकते हो, जैसे टोरनिक्यूट एक उपकरण होता है। टोरनिक्यूट आपने दरअसल देखा होगा कि इसमें उपकरण भी बोल सकते हैं, या आप नॉर्मल किसी जैसे हाथ के आपको सर्जरी करनी है तो यहाँ ब्लड वेसल्स में या रक्त की कम सप्लाई हो तो इसके लिए आप हाथ को ऊपर से बांध भी सकते हो, जिससे कि नीचे ब्लड कम आए या ब्लड सराव कम हो। दूसरा इसमें हम बात करते हैं थेराप्यूटिक्स। दोस्तों थेराक्यूटरी होता है, सॉरी थेराक्यूटरी। तो दोस्तों दूसरा जो थेराक्यूटरी होता है, थेराक्यूटरी में होता क्या है, इसे पिन ड्रॉप फायरिंग भी कहते हैं। पिन ड्रॉप फायर, इसका उपयोग कब करते हैं? ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें से फायर मतलब आग के जैसा होता है। जब हम किसी सर्जरी करते हैं या कहीं चीरा लगाना होता है तो इस उपकरण का यूज हम करते हैं, थेराप्यूटरी का। थेराप्यूटरी में होता क्या है कि जहां जहां से हम कट लगाते जाएंगे उस जगह के टिश्यू को ये जलाकर उनकी ब्लीडिंग को रोक देगा। आपने पढ़ा हो तो एक ब्लीडिंग रोकने की विधि होती है सर्जरी में, जिसको हम फायर विधि बोलते हैं, जिसमें क्या है कि ब्लड वेसल्स को जलाने पर ब्लड वेसल्स बिल्कुल जाम हो जाती हैं और यहाँ ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा नहीं होती, अर्थात जिन ऊतकों को काटते हैं उन ऊतकों पर फायरिंग होती जाती है तुरंत और वहां से ब्लड नहीं निकलता। तीसरा हम इसमें रक्त स्राव के सिद्धांत में हम यूज करते हैं आर्टरी फोर्सेप्स का। तो दोस्तों आर्टरी फोर्सेप्स की हम बात करते हैं तो आर्टरी फोर्सेप्स का उपयोग कभी भी किसी भी ब्लड वेसल्स को काटने पर उनको उनमें से ब्लड निकलता रहता है, लगातार स्राव होता रहता है, तो उस जगह आर्टरी फोर्सेप्स की सहायता से ब्लड वेसल्स को दबा दिया जाता है और आगे ब्लड सप्लाई नहीं होती उनमें, तो ब्लड वहीं रुक जाता है। ये मतलब एक तरह का ब्लड रोकने का काम करते हैं। अब हम चौथा इसमें बात करते हैं हीमोस्टेटिक्स का। यहीं आ जाएगा। दोस्तों हीमोस्टेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें होता क्या, इसमें ऐसी दवाइयों का यूज किया जाता है जो ब्लड स्राव को ज्यादा ना होने दे, मतलब ब्लड स्राव रोकने के लिए दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और इसमें हम बात करते हैं अगला मोपिंग। मोपिंग या दबाव, सर्जरी करते टाइम टाइम पर हमें मोपिंग करनी चाहिए। मोपिंग होती क्या है, मोपिंग एक कॉटन का कपड़ा से हम मोपिंग बनाते हैं। मोपिंग को क्या है कि घाव पे टाइम पे लगाना चाहिए, जिससे जो घाव में चारों तरफ जो ब्लड निकला है उसको सोखा जा सके और वहां एकदम सूखा बनाया जा सके। एकदम तो सूखा नहीं होगा लेकिन हाँ कि वहां ब्लड दिखेगा नहीं, तो टाइम पर मोपिंग की जाए अथवा दबाव लगा के जहां ऑपरेशन करना है उसके दोनों साइड में दबाव भी लगा सकते हैं हम किसी भी सहायता से, जिससे कि ब्लड ज्यादा निकले नहीं। तो दोस्तों ये चौथा सिद्धांत है रक्त स्राव के सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जब भी आप ऑपरेशन करो तो कुछ इस टाइप से करो कि ब्लड ज्यादा निकले ना, बॉडी से ब्लड बाहर नहीं निकले, अन्यथा बॉडी में ब्लड की कमी आएगी और आपको एक्स्ट्रा ब्लड बाहर से पेशेंट को चढ़ाना पड़ेगा। अब हम जो पांचवें सिद्धांत पे आते हैं। पांचवा सिद्धांत हमारा कहता है विरूपण मर्त अवकोष को रोकना। विरूपण मर्त अवकोष को रोकना। तो दोस्तों हम पांचवें सिद्धांत की बात करते हैं। पांचवा
सिद्धांत हमारा है विरूपण मर्त अवकोष को रोकना। तो दोस्तों हम इसमें बात करते हैं कि यह सिद्धांत कहता क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि आप जब भी किसी भी पशु से या इंसान से भी हम बात कर सकते हैं, किसी बड़े ऑर्गन या दूध स्राव की जो ग्रंथियां हैं, दूध स्राव ग्रंथियों को हटाकर आप बाहर निकाल देते हैं किसी भी कारण से, तो वहां एक खालिस्तान बच जाता है। तो इस खालिस्तान में होता क्या है, खालिस्तान में इसमें जहां खालिस्तान बचता है वहां एक डेड स्पेस है। दोस्तों ये नोट कर लीजिए, यहां से प्रश्न बन सकता है डेड स्पेस क्या है। डेड स्पेस को मैं आपको दोबारा बता दूं कि सर्जरी के दौरान किसी भी ऑर्गन को या दूध स्राव ग्रंथि को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण उस स्थान पर खाली स्पेस बच जाता है, तो उसे डेड स्पेस कहते हैं। तो डेड स्पेस बच जाता है। डेड स्पेस में होता क्या है दोस्तों, डेड स्पेस बच जाने पर यहाँ मृत अवकोषी आकर जमा हो जाते हैं। मृत अवकोशियों के जमाव के कारण यहाँ, तो यहाँ करना क्या चाहिए, यहाँ हमें अतिरिक्त चमड़ी, एक्स्ट्रा जो चमड़ी होती है, ये स्किन बोल सकते हैं, स्किन, एक्स्ट्रा स्किन को काट दे और यहाँ पर जो सूचर लगाए वो थोड़े सूचर जो लगाए, सूचरों को खींचकर लगाए, टाइट करके लगाए, और जहां तक हो इस पे प्रेशर यूज करे, मतलब सूचर लगाने के बाद में प्रेशर यूज करें, जिससे कि वो अतिरिक्त जो डेड स्पेस है वो बचे नहीं। जहां तक वो, कहने का मतलब ये है कि डेड स्पेस को कम करें, जितना कम हो सके, जिस सहायता से कर सकते हो आप डेड स्पेस को कम करें। और इस, क्योंकि यहाँ रक्त में एग्जुटेट, मतलब जो अवशेष होते हैं, जैसे एग्जुटेट हम बोल सकते हैं डेड टिश्यू को, डेड टिश्यू, ये यहाँ पर आकर डेड स्पेस में जमा हो जाते हैं। ब्लड व डेड टिश्यू आकर डेड स्पेस में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण कि जो है वहां की हीलिंग होने में टाइम लगता है। अब हम अगली बात, तो ये हमारा पांचवा सिद्धांत था, विरूपण मृत अवकोष को रोकने का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि किसी ऑर्गन या दूध ग्रंथि को निकाल दिया जाता है तो वहां डेड स्पेस बच जाता है, वहां पर अतिरिक्त चमड़ी को हटा दें और डेड स्पेस को कम करने की कोशिश करें, अन्यथा रक्त एग्जुटेड वहां जमा हो जाएंगे, जिसके कारण कि घाव को बनने में टाइम अधिक लगेगा। चौथा सिद्धांत, सॉरी छठा सिद्धांत है जो दोस्तों हमारा, वो कहता है कि न्यूनतम सूचरिंग मेटेरियल, पदार्थ का उपयोग करें। तो दोस्तों ये जो छठा सिद्धांत है हमारा, ये कहता है कि न्यूनतम सूचरिंग पदार्थों का उपयोग करें। इसमें होता क्या है कि दोस्तों, टाकों में काम आने वाले बाह्य पदार्थ को उसके अंग के प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो उसमें एक तो जो टाके लगाते हैं तो उसमें एक तो धागा कम से कम उपयोग करें, और जहां तक नॉन कैपिलरी धागे आते हैं, नॉन कैपिलरी धागों का उपयोग करें। दोस्तों यह हमारा छठा सिद्धांत कहता है कि धागे का उपयोग कम करें, इसमें सूचरिंग मटेरियल का उपयोग कम करें और नॉन कैपिलरी धागों का उपयोग करें। छठा सिद्धांत हमारा ये कहता है। अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों छठा सिद्धांत हो गया न्यूनतम सूचरिंग मटेरियल का उपयोग करें। अब सातवें सिद्धांत पे हम बात करते हैं, गांठों को ज्यादा खींचकर ना लगाए। सातवां सिद्धांत हमारा है गांठ को ज्यादा खींचकर ना लगाएं।
तो दोस्तों होता क्या है, गांठ को ज्यादा खींच कर ना लगाएं, इसका मतलब यहाँ ये समझाने क्या है। इससे दोस्तों होता क्या है कि अगर हम टाके जब भी लगाते हैं तो टाकों में एक जो गांठ है हम लगाते हैं, विभिन्न प्रकार की गांठें लगाते हैं, मेटल सूचर हो गया, कंटिन्यूअस सूचर हो गए, तो इन सभी में अलग अलग प्रकार की गांठें लगती है। अगर हम गांठें खींच कर लगा देंगे तो रक्त सप्लाई वहां की कम हो जाएगी, रक्त सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहां होगा क्या कि जो घाव होगा या कट होगा, तो दोस्तों वहां हीलिंग में टाइम लगता है। हीलिंग में टाइम लगता है तो घाव को भरने में बहुत टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, अगर हम गांठे टाइट लगा देंगे तो टिश्यू है वो टिश्यू या त्वचा फट जाएगी और स्थानीय भाग में टाके छिक जाना वो कहते हैं उसको, छिक जाना मतलब कि जैसे, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ हमने एक टाके लगाए, यहाँ हमने 2 टाके लगाए दोस्तों। तो अगर एक लूज है तो लूज वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ हमने लगाया ये टाइट वाला टाका है तो इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों इसमें चमड़ी है ना वो यहाँ से कट जाएगी दोनों साइडों से, और ये टाके हमने यहाँ लगाए थे तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब धागा अपनी जगह बना लेता है, चमड़ी टाइट हो जाती है हीलिंग के दौरान, और जो चमड़ी है वो कट जाती है अगर गांठ ज्यादा खींच कर लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा सातवां सिद्धांत था कि गांठें ज्यादा खींच कर ना लगाए, अन्यथा चमड़ी फट जाएगी, व हीलिंग में बहुत परेशानी आएगी। अब हम 8वें सिद्धांत की हम बात करते हैं। 8वां सिद्धांत हमारा कहता है अचलनीकरण। एचएलएन दोस्तों सॉरी गलत हो गया, मैं लिख देता हूँ, लिखने में गलती हो गई। एचलीकरण 8वां सिद्धांत हमारा एचलीकरण या इम्बोल्यूलाइजेशन। तो दोस्तों इससे यह 8वां सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि हम जिस भी भाग की सर्जरी करें उसका एक तो मूवमेंट, उसमें जितना कम आप कर सकते हो उतना कम करें। आप उस मूवमेंट के लिए, जैसे हाथ में सर्जरी हुई तो हाथ में पट्टा लगा सकते हैं, या पैर में सर्जरी हुई तो पैर में राड साइड में लगा सकते हैं। तो उससे होता क्या है कि दोस्तों उस ऑर्गन पे या जिस हिस्से पे भी सर्जरी हुई उसकी मूवमेंट कम होगी। मूवमेंट कम होगी तो दोस्तों होगा क्या, जो वहां के टिश्यू होते हैं ना, टिश्यू में भी मूवमेंट कम होगी। टिश्यू में जब मूवमेंट कम होगी, टिश्यू पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे तो दोस्तों उनमें हीलिंग की पावर है वो ज्यादा होगी। अगर उस हिस्से में अगर मूवमेंट होती है जहां हम सर्जरी करते हैं तो टिश्यू दूर दूर जाते हैं। जैसे मान लीजिए इन 2 अंगुलियों के बीच में हमने सर्जरी की, इसको अंगुली ना समझे, कृपया कोई ऑर्गन समझ ले, जहां पर हमने सर्जरी की, इन दोनों को काटा, तो इन दोनों को काटने पर एक तो दोस्तों अगर ये इसी अवस्था में लगातार रहेंगी जब तक हीलिंग नहीं होगी तो इनकी हीलिंग तुरंत होगी। अगर हम इनमें गति होगी या हिलेंगी तो दोस्तों ये जब हिलेंगी तो इनके जो आप देख सकते हो, जब ये हिलेंगी ना तो इनके जो टिश्यू जो रिपेयर होते हैं वो वापस से उनमें दरार आएगी और हीलिंग में टाइम लगेगा दोस्तों। तो ये हमारा 8वां सिद्धांत है एचलीकरण का सिद्धांत। इसमें ये कहता है कि जिस भी शरीर के भाग की आप सर्जरी करो उसमें मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। उसके लिए आप पट्टी का यूज कर सकते हो या उसको पेशेंट को एक ही जगह रोक सकते हो। दोस्तों 90वें सिद्धांत की बात आते हैं, हम 90वें सिद्धांत पे बात करते हैं। तो 9वां सिद्धांत हमारा कहता है कि एक उचित निश्चेतक या एनेस्थीसिया, प्रॉपर एनेस्थीसिया का यूज करें। तो दोस्तों ये
जो सिद्धांत है ये कहता है कि जब भी आप किसी पशु की सर्जरी करें तो उसको एक प्रॉपर एनेस्थीसिया की डोज दें, जिसमें यह सुनिश्चित करे कि आपको सर्जरी में कितना टाइम लगेगा। सर्जरी का टाइम सुनिश्चित होना चाहिए कि आपको 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे। उस हिसाब से आप एनेस्थीसिया की डोज बनाकर पशु को दें, जिससे कि एक तो टाइमिंग का शेड्यूल प्रॉपर हो। दूसरा हम बात करते हैं टाइमिंग के अलावा पशु को दर्द का अभाव ना हो। तीसरा इसी में हम बात करते हैं जिस अंग की हम सर्जरी कर रहे हैं उस अंग में प्रॉपरली एनेस्थीसिया काम करे, प्रॉपर एनेस्थीसिया काम करे। तो दोस्तों जो ये प्रिंसिपल सिद्धांत तो कहता है सर्जरी का उचित निषेधक में कि आप जो सर्जरी करें तो उसमें एक प्रॉपर एनेस्थीसिया का यूज करें, जिससे कि पशु को दर्द ना हो, और एनेस्थीसिया सही तरीके से लगाएं जिससे टाइम और डोज का, एनेस्थीसिया की टाइम और डोज का प्रॉपर काउंट करें कि इतना एनेस्थीसिया देने पर इतनी देर दर्द रहित रहेगा वो भाग, तभी आप सर्जरी करें। अन्यथा आपको एनेस्थीसिया का नॉलेज नहीं है तो आप सर्जरी ना करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, बिना एनेस्थीसिया की नॉलेज के आप सर्जरी ना करें। एनेस्थीसिया की नॉलेज होना सर्जरी में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम अब आगे बात करते हैं 10वां सिद्धांत इसका जो कहता है सर्जरी का 10वां सिद्धांत दोस्तों कहता है कि पशु को उचित समय, पशु को उचित समय आराम दे, इसके अलावा पशु को टाइम पर एंटीबायोटिक्स व दर्द निवारक दवाएं दे। तो दोस्तों 10वां सिद्धांत जो कहता है कि पशु को एक तो उचित आराम दे और इसको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स दे और दर्द निवारक दवा दे, जिससे कि घाव हीलिंग में समय कम लगे। दोस्तों आपको कैसा लगा आज का हमारा टॉपिक शल्य चिकित्सा के सिद्धांत? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने जो मिलने वाले साथी हैं LSA साथी या और भी कोई जो इस फील्ड में से रिलेटेड काम करता है उनको बताएं कि हमारे क्रैक LSA एग्जाम चैनल पर ये क्लासें आ रही है, कृपया आके कंटिन्यू क्लासें ले। हम अभी तो फिलहाल हो क्या रहा है कि किसी टाइम की वजह से या हमारा टाइम शेड्यूल अभी बैठ नहीं रहा, इस वजह से हम क्लासों को 2 दिन में एक क्लास ले रहे हैं कि बच्चों को पता लगे कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े। अगर जिस दिन आप जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे हमारे साथ, अब जुड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक निश्चित संख्या में मतलब 10-15 हजार के करीब जब बच्चे हो जाएंगे तो डेली की 1 या 2 क्लास पक्का लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।